नमस्कार, मैं हूँ विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इलेक्शन मंत्रा में बहुत दिनों बाद आपसे सामने आया हूँ। इलेक्शन मंत्रा में बहुत दिनों बाद आपके प्रति मुखातिब हो रहा हूँ। कुछ व्यस्तता थी, कुछ चुनाव के बाद कुछ और भी काम थे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ राहुल गांधी की। लोकसभा चुनाव में अपेक्षा से अधिक सीटें आने यानी 101 सीटों पर जीत के बाद राहुल गांधी काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। लोग यह दावा करने लगे हैं कि राहुल गांधी अब वो पहले वाले नेता नहीं रहे जिन्हें किसी मजाकिये लहजे में बुलाया जाता था। राहुल गांधी सीरियस हैं और वो अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। वे मणिपुर गए, मणिपुर में विस्थापित लोगों से बातचीत की, फिर उत्तर प्रदेश गए और दिल्ली में यहाँ कुछ लोगों के साथ बैठकी की और वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी सुपर एक्टिव तो हो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस सुपर एक्टिव होने से क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है या ये राहुल गांधी का आक्रामक रवैया उनके ही सहयोगी दलों को पच नहीं पाएगा? उसका कारण ये है कि आने वाले कुछ दिनों में राहुल गांधी का नेतृत्व और राहुल गांधी की लीडरशिप की बड़ी टेस्ट होने वाली है, क्योंकि एक साथ कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मैं सूची में बताता हूं आपको कि किन किन राज्यों में चुनाव होने वाला है और राहुल गांधी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। सबसे नजदीक चुनाव हरियाणा का है, जो शायद इस अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाए। उसके बाद महाराष्ट्र भी शायद इसी साल अक्टूबर में वहां भी चुनाव हो जाए। बिहार में अगले साल अक्टूबर में चुनाव होगा, तो दिल्ली में अगले साल फरवरी में होगा। झारखंड में भी इसी साल चुनाव होने वाला है और 2024 दिसंबर में झारखंड में संभवतः चुनाव की घोषणा हो जाए। अब कहेंगे कि राहुल गांधी के सामने चुनौतियां क्या रहेंगी। राहुल गांधी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता बने रहेंगे या उनकी तेजी और उनका आक्रामक रवैया इंडिया गठबंधन के सहायकों के लिए ही सिरदर्द बन जाएगा। ऐसा इसलिए कि लोकसभा के इस चुनाव में कांग्रेस को जो भी सफलता मिली है उसका बहुत कुछ दारोमदार सहयोगी दलों के ऊपर है। बिहार में राजद ने कांग्रेस के लिए सीटें जीती, तो उत्तर प्रदेश में एसपी ने, झारखंड में भी सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ी है। जो भी सफलता मिली उसके लिए केवल राहुल गांधी या कांग्रेस को नहीं क्रेडिट दिया जा सकता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी ने जहां जहां जिन जिन दलों के साथ समझौता किया उनको 100% उनके साथ उनके मन के मुताबिक वो चले और वो परिणाम जो हासिल हुए वे अपेक्षाकृत ज्यादा अचंभित करने वाले परिणाम थे। अचंभित इसलिए कि 54 सीटों के बाद सीधे 101 सीटें जीतना कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है और कांग्रेस इस समय देखें तो इंडिया गठबंधन की सबसे प्रमुख और सबसे मजबूत पार्टी भी है। कांग्रेस की अगर चर्चा करते हैं और इसकी मजबूती की बात करते हैं तो कांग्रेस 543 लोकसभा सीटों में से 101 पर विजय प्राप्त कर चुकी है। राज्यसभा में उसके 29 सदस्य हैं और पूरे देश के राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या 676 है। स्टेट काउंसिल्स में भी कांग्रेस के 55 सदस्य हैं और इस समय कांग्रेस 5 राज्यों में शासन भी कर रही है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की चुनौती या राहुल गांधी की चुनौती आने वाले दिनों में क्या होने वाली है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस अभी भी एक पिछलग्गू पार्टी ही बनी हुई है, लेकिन पिछलग्गू पार्टी की स्थिति से कांग्रेस उबरना चाहती है और बहुत अग्रेसिव तरीके से अपना प्रसार भी करना चाहती है। राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं और अपने साथ के नेताओं में लगातार जोश भी भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस एक लंबी योजना के साथ चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दलितों के घर भोजन की इसकी शुरुआत कर चुके हैं। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता है या अखिलेश यादव के लिए ये आसानी से समझा जा सकता है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी इस समय बहुत ही आत्मविश्वास से भरी पड़ी है। उसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े थे वो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ लौट रहे हैं। खास करके दलित और पिछड़े वर्गों की बात करें, अगर सपा को 35 से ज्यादा सीटें मिली हैं, इसके लिए सबसे बड़ा अगर किसी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए तो उन वर्ग के वोटरों को दिया जाना चाहिए जो समाजवादी पार्टी के साथ नए नए जुड़े हैं। बीएसपी के संकुचन के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी खुश थी, क्योंकि दलित वोटों की एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसमें डेंट लगा है और बहुत जातियां या बहुत वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते नजर आए हैं। अब कांग्रेस उन्हीं लोगों में सेंध मारना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि वे दलितों के बीच में अपना एक प्रभुत्व बनाए, अपना असर छोड़े, मुसलमानों की वो बात करे और मुसलमानों की एक पसंदीदा पार्टी बने। इसके लिए राहुल गांधी सदन में लगातार ये बात पे अड़े हुए थे और ये लोगों के समझाने के बावजूद कि हिंदुओं के खिलाफ कुछ ना बोले, उन्होंने खुलकर हिंदुओं के खिलाफ बोला और इससे मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की। अब समाजवादी पार्टी, जिसका वोट बैंक ही प्रमुख रूप से यही है, क्या वो चुपचाप सुनेगी? क्या वो राहुल गांधी की चुनौती को चुपचाप स्वीकार कर लेगी, या फिर कहीं ना कहीं सपा में ये बात आगे बढ़ेगी कि अगर फसल तैयार सपा ने की है तो काटने के का दायित्व या काटने का लाभ कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। यानी कांग्रेस जिस रास्ते पे चलना चाहती है, अल्तगतवा उसका टकराव सपा के साथ होना है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर है और इसमें अभी तत्काल कोई सीधे टकराव की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन बिहार में यही बात नहीं कही जा सकती है। हालांकि बिहार में कांग्रेस ने पूरा दांव आरजेडी के भरोसे चला था। कांग्रेस के बड़े नेता बिहार से लगभग दूर ही रहे। प्रचार का सीधा दायित्व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दे दिया था। यहाँ तक कि बिहार में कांग्रेस को जो सीटें मिली वो भी तय करने का अधिकार लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी को दिया गया। ये कोई और नहीं कह रहा है बल्कि बिहार के कांग्रेसी नेता ही कह रहे हैं। अब चूंकि बिहार में अगले साल चुनाव होने वाला है और राजद का पूरा वोट बैंक भी वही है जो कांग्रेस कहना चाहती है, तो क्या राजद चुपचाप कांग्रेस को ऐसा करने देगी? बिहार में 24% मुसलमान हैं, 41% ओबीसी हैं, दलितों की संख्या भी काफी अच्छी है। यानी वोट का कोई भी सहारा अगर कांग्रेस को मिलेगा तो आरजेडी से छिटक के ही मिलेगा। कांग्रेस उन्हीं के बीचों में काम करना चाहती है। तो क्या कांग्रेस की कीमत पर आरजेडी अपना प्रभाव कम होने देगी, या आरजेडी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर लगाम लगाने की कोशिश की जो लोकसभा में किया उन्होंने? लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट थे उसका एक हिस्सा कांग्रेस को ही मिला और कांग्रेस को सफलता भी मिली, तो क्या कांग्रेस चुपचाप बैठ जाएगी? कांग्रेस के बड़े नेता लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। जयराम रमेश की बाकी लोगों से बातचीत भी चल रही है। खुद राहुल गांधी कांग्रेस के लिए बिहार जाने को तैयार बैठे हुए हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी का एक अलग से लोगों के साथ संपर्क बना हुआ है। पप्पू यादव जैसे लोग प्रियंका के साथ जुड़े हुए हैं और अगले विधानसभा चुनाव में वो प्रमुख भूमिका निभाना चाहते हैं। पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार के बीच का गणित सबको मालूम है। ये 36 का आंकड़ा क्या आगे बढ़ने देगा राजद? बात फिर करते हैं झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए राहुल गांधी आवाज उठाते नजर आए। लोकसभा में भी उन्होंने इसका जिक्र किया। लेकिन हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद अब फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी लेने के बाद क्या कांग्रेस झारखंड में ऐसी ही पुरानी स्थिति में बनी रहेगी या वहां भी अपना प्रसार करना जारी रखेगी? कांग्रेस के लिए झारखंड एक महत्वपूर्ण स्टेट है जहां कांग्रेस ने पहले भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। झारखंड विधानसभा का चुनाव इसी साल दिसंबर में होने वाला है। जाहिर है टिकटों का बंटवारा कांग्रेस अपने लोकसभा प्रदर्शन के आधार पर करने की नीति बनाएगी, दबाव भी डालेगी। एक लोकसभा क्षेत्र में ये माना जाता है कि 8 से 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो क्या झारखंड में कांग्रेस 30 से 40 सीटें मांगेगी या बिहार में कांग्रेस 50 सीटें मांगेगी? अगर ये मांगती है कांग्रेस तो निश्चित रूप से टकराव बढ़ता है और इंडिया गठबंधन के साथ अभी जो स्थिति बनी हुई है राहुल गांधी की, वो एक कहीं ना कहीं टकराव के रास्ते पर पहुंच जाएगी। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के डर से ये गठबंधन परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करने में कामयाब होता है या कांग्रेस के बढ़ते दबाव के कारण आपस में बिखराव की स्थिति भी आती है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में भी काफी सक्रिय हैं और इस समय कांग्रेस वहां काफी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी और
और शिवसेना का गठबंधन कमजोर पड़ा हुआ है और निश्चित रूप से वहां पे कांग्रेस चाहेगी वो इसका लाभ अकेले उठाए। हालांकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेता हैं जो कांग्रेस को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन जो लोकसभा में प्रदर्शन हुआ है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ने वाला है और वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते नजर आएंगे। दिल्ली की बात करें तो राहुल गांधी के लिए दिल्ली बहुत आसान नहीं है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने पहले ही शर्तों के साथ आना स्वीकार किया था। दिल्ली में उनका सामंजस्य तो था, पंजाब में बिल्कुल नहीं था। अब जब लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आया तो पहली पार्टी थी इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी जिसने यह घोषणा कर दी कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ उसका कोई समझौता नहीं होगा। यानी दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी और कांग्रेस को कोई सीट नहीं देगी। ये फ्रेंडली फाइट नहीं होगी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का अस्तित्व जो है इस समय जो है बिल्कुल हाशिए पर है और कांग्रेस चाहेगी कि दिल्ली में वो फिर से उठ खड़ी हो। शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार बहुत दूर की बात नहीं है और राहुल गांधी चाहेंगे कि इस बार दिल्ली की सत्ता में उनकी या तो भागीदारी हो या अकेले वो सत्ता में आए। अभी कहना मुश्किल है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पे लगातार जो है वो बना रहेगा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव तक यह गठबंधन इसी स्थिति में बना रहेगा, यह कहना बहुत मुश्किल काम है। यही बात हरियाणा के साथ भी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अभी कमजोर स्थिति में है और कांग्रेस के पुराने नेता हुड्डा लगातार यह दावा कर रहे थे कि अगर 5 सीटें कांग्रेस की आ जाती है तो अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की होगी और ठीक हुआ वैसा ही। कांग्रेस की 5 सीटें वहां आ चुकी हैं, लोकसभा की 5 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि हरियाणा की सरकार में दोबारा वापस आए। आम आदमी पार्टी के लिए भी हरियाणा छोड़ना आसान नहीं है। दिल्ली के बाद अगर अरविंद केजरीवाल ने कहीं सबसे ज्यादा प्रयोग किया तो हरियाणा था। इधर उधर के नेताओं को जोड़ के उन्होंने हरियाणा की इकाई बनाई तो थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 1 सीट दिया था और आम आदमी पार्टी वो भी हार गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट दी थी और वो भी हार गई। कुल मिला के राहुल गांधी के आक्रामक तेवर के आगे बीजेपी खड़ी है या इंडिया गठबंधन के लोग ही उनके निशाने पे हैं, ये कहना अभी मुश्किल है। जैसे जैसे इन राज्यों के चुनाव नजदीक आएंगे निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के बीच में एक खलबली मचेगी कि राहुल गांधी को नेता माना जाए और उनके नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव लड़े जाएं या जिन राज्यों के छत्र पहले से सत्ता में है वे कांग्रेस को टेम करके या कांग्रेस पर दबाव डालकर यह मनवाने में सफल हों कि कांग्रेस पहले की तरह 2 दर्जे की पार्टी बनी रहेगी, यानी सहयोगी के रूप में लड़ेगी और अपना कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं रखेगी। ये आने वाला कल पता नहीं इंडिया गठबंधन के लिए कैसा होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से राहुल गांधी की आक्रामक शैली का कोई अगर कहीं चुनौती देने के लिए कोई तैयार होगा या कोई खड़ा होगा तो वो इंडिया गठबंधन के लोग ही खड़े होंगे और सहयोगी ही खड़े होंगे। राहुल गांधी का यह अवतार उनके लिए कितना लाभदायक होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। हरियाणा विधानसभा पे हमारी खास नज़र होगी और चुनाव के बारे में सभी प्रमुख खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इलेक्शन मंत्रालय चुनाव से जुड़ी हर खबर पे लगातार नजर रखे हुए है और समय समय पर आपको इससे हम अवगत कराते रहेंगे और समाचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर राजनीतिक बदलाव के साथ विश्लेषण भी आप तक पहुंचता रहेगा। आप इलेक्शन मंत्रालय को अपने मन में अपने दिल में जगह दीजिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इलेक्शन मंत्रालय। नमस्कार।